बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में जो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आज की हुई हैं उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि एक तो हमारे साथ कोई नहीं है और दूसरा कोई हमारी बात सुनना भी नहीं चाहता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। अख्तर मेंगल साहब ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया। सवाल यह कि ये पाकिस्तानी सियासत का कितना बड़ा नुकसान है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो हुकूमत के हवाले से मामलात हैं उसमें पहली खबर तो जो बुरी खबर है वो ये कि जिन लोगों ने बिजली में या रिलीफ हासिल किया है फी यूनिट के हिसाब से, बहुत ही बुरी खबर आज उन लोगों के लिए आ गई है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि वारदात हुई नहीं है बल्कि वारदात हो चुकी है। ये वारदात हुई क्या है ये आप लोगों को बताऊंगी कि जिन लोगों ने बिजली सार्फिन ने जो रिलीफ हासिल किया था बिजली के बिलों के अंदर फी यूनिट 14 रुपए के हिसाब से। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो सादगी के नाम पर अफसरान की बजाय जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको निकाल कर अपना खर्चा कम करने पर इस वक्त तुल चुकी है। एहतजाजन हमने ये भी देखा कि माहिर मौशियत हैं कैसर बंगाली साहब, उन्होंने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत के अंदर खाते क्या चल रहा है अवाम को तो कुछ नजर आ रहा है जो दिखाया जा रहा है, मगर अंदर खाते क्या हो रहा है ये आप लोगों के साथ आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम शेयर करेंगे। और इस बार पीटीआई के ऊपर भी बात करेंगे कि पीटीआई जो है इस बार अपना पावर शो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हुकूमत ने कह दिया है अगर शो किया या शो में किसी ने शिरकत की तो उसके लिए फिर जेल है, सजाएं हैं, हवा आपको खानी पड़ेगी जेल की। हुकूमती बिल के ऊपर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, बड़ी डेवलपमेंट नेशनल असेंबली से आई है उसके ऊपर मैं बात करूंगी, मगर मेरा ख्याल है कि सार्फिन को सबसे पहले ये इंतजार है कि बुरी खबर क्या है जिन लोगों ने रिलीफ लिया है। रिलीफ मिलना तो अच्छी बात है, वारदात क्या हुई है उनके साथ? जी, ये मैं समझता हूँ कि एक नासमझी कहा जा सकता है, इससे सख्त अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर बिजली के हवाले से कोई भी अगर बिजली की कीमतों में कमी हो तो बहुत अच्छी खबर होती है, अवाम खुश हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली है। बिजली के बिलों पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, सुलग रहे हैं। तो ये दरमियान में मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने एक ऐलान किया कि वो 14 रुपये फ़ी यूनिट की सब्सिडी जो है ना फराहम करेंगी पंजाब के लोगों के लिए। और ना सिर्फ कि ये ऐलान किया गया, इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर की गई। नवाज शरीफ साहब साथ बैठे, उन्होंने बेटी को मुबारकबाद दी, बेटी ने अब्बा को भी दी, फिर चचा को भी दी कि जी हम सब ने मिल के ये लगा दिया। उसके बाद ऐलान हो गया। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि ये जब ये कटौती की गई, एक रिलीफ दिया गया तो बिलों के अंदर, ये मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, ये मेरे कैमरामैन साहब ने जो है मुझे पकड़ाया अभी, कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, पहले भी जब इस तरह की सब्सिडी दी जाती थी तो बिलों के अभी कभी सरकारी इस बात की सियासी तशहीर नहीं की जाती थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब इनके जो 4000 रुपये बेचारों के माफ़ कर दिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रिलीफ, 4000 रुपये इनके कैंसिल हो गए थे। तो आज ये गए थे अपनी कटवाने, उनका जनाब ये रुक जाइए, ये रुक गया है मामला। तो एक इतनी तशहीर के बाद, मुझे नहीं ये इस्लामाबाद के अंदर है क्योंकि IAS को पिंडी को भी डील करती है, मुझे नहीं पता पंजाब के अंदर शायद कोई ब्रोशर भी दिए गए हैं या नहीं दिए गए, मगर जब ये शहबाज राना बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़े मोतबर रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब ये खबर दी कल, तो आज बड़ा रिएक्शन पंजाब गवर्नमेंट है। मैं अज़मा बुखारी को सुन रहा था, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद की जी, एक किस्म के सारे साफियों को ही रगड़ दिया। उन्होंने कहा जी मुंह उठा के ये मोर और लेस कि जी आप इसके ऊपर वो कर देते हैं, ना IMF की तरफ से कोई ऐसा ऐलान आया, ना रिटर्न आया, ना कुछ आया, तो आपने ये खबर गलत है। उन्होंने तरदीद कर दी शहबाज राना की, बल्कि ऑलमोस्ट टांटा कि खबरें ऐसे ना दिया करें। अब जो है ये वजारत ख़जाना की तरफ से जो है ये सूबाई हुकूमत को रोक दिया गया है। ये तमाम जगह ये चल रही है ये खबर, इसकी तरदीद नहीं अब आई। वो कह रहे हैं कि जनाब सूबाई हुकूमतों के बिजली के बिल की सब्सिडी देने की मजाज नहीं है, IMF को एतराज़ की वजह से इसको रोक दिया गया है। उन्होंने कहा जनाब आप ये सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। अच्छा, याद रहे कि वो IMF ये नहीं कहती है कि छोटे तबके, वो कह रहे हैं BISP के ज़रिए दें, जो आप इस तरह देखिए ये इसके ऊपर ये नहीं है। और शहबाज राना की खबर ये भी थी कि एक और जो पंजाब गवर्नमेंट में ऐलान किया गया हुआ है वो सोलर पैनल्स के ऊपर 700 अरब रुपए का जो मंसूबा है वो भी खतरे में पड़ सकता है। उससे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि IMF के साथ जो डायलॉग 7 अरब
ڈالر کی جو چل رہی تھی IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہونا تھا وہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے. وہ اگست کے اندر بھی نہیں ہوا, وہ سپٹمبر کے اندر ابھی خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہ 9 اور 13 اگست کو جو ان کے اجلاس ہے اس کے اندر بھی پاکستان ایجنڈے پہ نہیں ہے. سو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یا اور معاملات ہیں, یہ کیا معاملات ہیں, IMF کا یہ کئی ہفتے مہینے ہو گئے ہیں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی واہ تالیاں بھی بج جاتی ہیں کہ جی ہو گیا, وہ پھر نہیں ہوتا, وہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ان معاملات کا یہ جو سبسڈی پنجاب میں لی گئی ہے ایک, دوسرا یہ اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو بیچارے ہمارے کیمرہ مین بھائی جو ہیں ان کے 4,000 روپیہ جو پہلے بل میں نہیں آیا, ریلیف کے نام جو ریلیف دے دیا گیا تھا, تو اب وہ اگلے بل میں جب لگ کے آئے گا تو کیا جرمانے کے ساتھ آئے گا, کیونکہ سلیب بھی پڑ جاتا ہے نا, یہ سوال ہے. 200 روپے یونٹ کا اور سلیب ہوتا ہے, 400 والے کا اور ہوتا ہے 500, سو یہ بڑھے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ ظلم نہیں کریں گے. ایک ظلم کافی ہے کہ بیچاروں کو یہ امید دلا کے تو ان سے امید وہ واپس لے لی گئی ہے, مگر یہ جو تشہیر کی جاتی ہے سیاسی اور بلوں کے اوپر لکھ کے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت وہ کیا ہے, یہ کوئی جیب سے کسی نے نہیں دینا, یہ سرکاری اگر دینے بھی چیز ہوتی ہے سبسڈی, یہ سرکاری پیسہ ہوتا ہے, پنجاب حکومت لکھا جائے کی پالیسی ہے, یہ تو ہوگی. اب آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ اختر مینگل صاحب کے اوپر. عامر صاحب, بہت سارے لوگ اس کو بدشگون کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نقصان ہے, اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ شاید مینگل صاحب کو کسی طرح سے راضی بازی کر لیا جائے. جی بڑی اچھی بات ہوگی, کر لیں, مگر اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جو ہے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اب سینئر لوگوں میں آتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کے اندر بلوچ نیشنلسٹ جو پارٹیاں ہیں وہ دو ہی ہیں, ایک نیشنل پارٹی ہے اور ایک یہ ہے معتبر جو بڑی دو پارٹیز ہیں نیشنلسٹ بلوچ پارٹیاں, اور وہاں پہ بلوچ ایشو بہت زیادہ گرم ہے اور بہت زیادہ خوفناک حد تک. یہ چند دن پرانا واقعہ ہے جو سانیہ بلوچستان میں ہوا, 50 لوگ شہید ہو گئے, سیکورٹی اہلکار بھی اس کے اندر شامل تھے, اور اس کے اندر ایک دہشت گردی بھی کی گئی, پنجابیوں کو اتار کے جو ان کا شناختی کارڈ دے کے مارا گیا. وہ بالکل یہ ایک بحث ہو رہی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف تو بالکل ایکشن ہونا چاہیے, ہر ایک نے مذمت کی اور کرنی چاہیے تھی. مگر یہ آرگومنٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ جو اعتدال پسند لوگ ہیں ان سے بھی مذمت کروائی جائے, ان سے بات کی جائے تو ان کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے, اور دوسرا یہ کہ ملٹری کی بجائے سیاسی سلوشنز پر بھی غور کیا جائے کہ یہ محرومی کا احساس جو ہے بلوچستان میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی, اس کے سیاسی پہلو کے اوپر بھی زور دینا چاہیے. تو ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل جو ہے, اب یہ ڈاکٹر مالک جو ہیں, یاد رہے کہ ان کی جو نیشنل پارٹی ہے وہ اس دفعہ الیکٹ نہیں ہو سکے, اور ان کو بڑے گلہ شکوے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جان بوجھ کے ان کو ہروایا گیا ہے. اب اختر مینگل اپنی جو ان کی BNP مینگل گروپ ہے اس کے واحد ممبر تھے. اب یہ بھی جب بلوچستان کی نمائندگی سے استعفی ہو جاتے ہیں, مجھے بھی امید ہے کہ یہ واپس لے لے گئے, اور انہوں نے جو جاتے وقت باتیں کی ہیں میں عامر صاحب ان سب کا جو کرکس ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اسمبلی میں بات کرنا چاہتا تھا, کوئی انٹرسٹ اپنا نہیں شو کرتا, اور کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جب ہماری آواز ہی نہیں سنی جاتی تو پھر اسمبلی میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وہ پارٹیز ہیں جو کو اعتدال پسند کہتے ہیں, جو کہ پاکستان کے آئین کی اور قانون کی روشنی میں رہ کے سیاست کر رہے ہیں. بالکل ایسا. اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جو اعتدال پسند لوگ ہیں ان کو بھی آپ پش کر رہے ہیں کہ وہ بھی انتہا پسندی کی طرف جائیں, کیونکہ اس ویکیوم میں بلوچستان میں جہاں پہ آپ نے باپ پارٹی بنا لی اور یہ نیشنلسٹ پارٹیوں کو بالکل کونے میں کر دیا, کسی کو ہروا دیا, کسی کی سنی نہ گئی, کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے نہ وفاق پہ یا وہاں پہ, تو وہ پھر اب وہاں پہ اس ویکیوم کو انتہا پسند گروپس نے کیپچر کر لیا. اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہرحال سیاستدان ہے, اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے تو یہ عوام کی ترجمانی کریں, اور یہ پھر اب اعتدال پسندی سے یہ انتہا پسندی کی طرف گامزن ہوں گے اگر ان سے بات چیت نہ گئی, ان کو الاؤ نہ کیا گیا. آج جو تھی وہ اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے, شاید استعفیٰ نہ دیتے, انہوں نے کہا جی میں نیشنل اسمبلی میں اپنا کیس پیش کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے اجازت نہیں دی گئی. تو یہ جو ان کا جملہ ہے کہ اس سے بہتر ہے سیاست کے پکوڑے بیچ لینا بہتر ہے, تو یہ ایک بڑی سخت ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا عامر صاحب کہ جب بھی بلوچستان کے آواز سے بات کرتے ہیں تو ہمارا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اس قسم کی بڑی سخت قسم کی گفتگو کی. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے سے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کا بھی تعارف کرا دیتی ہوں.
इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बड़ी हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। माहिर मईशत कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी कैसर बंगाली साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैंने आपको तकलीफ तो इसलिए दी थी और उसी पे ही बात कर दी है कि आपने जो कमेटियों से शॉर्ट साइजिंग के लिए जो बनाई गई थी उससे रुकनीत से जो इस्तीफ़ा दिया है और शॉर्ट साइजिंग के जो मसाइल हैं, आप एक टेक्नोक्रेट हैं, उसके ऊपर ही बात करूंगा। पर मैं चाहूँगा कि इस वक्त थोड़ी सी आपका ओपिनियन ले लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट में मैं वहाँ आपके पास हाजिर होता रहा। बलूचिस्तान में आप मशीर थे और आपने वहाँ भी इस्लाहात के ऊपर बलूचिस्तान की बड़ा काम किया। सो आप उनकी महरूमियों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उनका केस सिंधियों का भी और बलोचों का भी पहले भी पेश करते रहे हैं। तो मैं ज़रा चाहूँगा कि अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफ़े से वफाक के अंदर या बाकी सूबों में कई दफ़ा एहसास नहीं होता कि वहाँ के क्या मसाइल हैं, तो वहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों में और उसके तनाजुर के अंदर ज़रा हमें आप इसके ऊपर अपना व्यूज़ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दावत देने का। देखिए, इस वक्त जो बलूचिस्तान में, और ये मैं पिछले 10 साल से सेंस कर रहा हूँ, एक एलियनेशन है बलूचिस्तान के लोगों का। जो एनएफसी की मीटिंग्स हो रही थी 2008 में और 9 में, तो बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे थे वो बैठे हुए थे। ये महरूमी जो है वो काफ़ी पुरानी है, डीप रूटेड है, और इसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम इसको कैजुअली ले रहे हैं। और ये मामला जो है मसला, डॉक्टर साहब ये जो उन्होंने कहा कि हमारा क्या वास्ता, इससे वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं मजबूर हूँ कि मैंने वहाँ का केस पेश नहीं करना, या वो अपना इस पे एहसास इत्मीनान ना होने का कोई अंदेशा बता रहे थे? मेरा ख्याल एक विड्रॉवल है कि जी हमारा पाकिस्तान से क्या वास्ता है। तो अब ये पाकिस्तान का इशू है, एनएफसी आप लोग आपस में तय कर लें, हमें तो वैसे भी जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना नहीं मिलेगा, इस तरह का एटीट्यूड था। और ये मैंने और भी जगह महसूस किया, मेरा ख्याल है। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि हम 1 साल के अंदर बलोच सोसाइटी को वापस इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 साल सिर्फ, अगर हम उनको पार्टिसिपेशन दें, उन पे से जो चीज़ें, जो कंडीशंस जो है वो बेहतर कर दें उनकी। और मैं सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें पार्टिसिपेशन बड़ा असल में एकेडमिक सा लफ्ज़ हो जाता है, आम नाज़रीन को समझाने के लिए कि कॉन्क्रीट टर्म्स में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि क्या इक़दामात वफाक को करने चाहिए या पाकिस्तान को की हुकूमत को करने चाहिए कि जिससे कि वो लोग राज़ी लोग जो इत्तेदाल पसंद हैं, जो पाकिस्तान में आइन में रह के बात करते हैं, वो उनसे खुश किया जा सके उन्हें? पहला कदम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, बगैर किसी इंटरवेंशन के, कोई रियासत के फेवरेट्स ना हो, इलेक्शन होने दें। वहाँ लोग मैच्योर है, बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, वो आपस में चीज़ें मामला तय कर लेंगे। लेकिन ये है कि जेन्युइन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आप आने दें, इलेक्शन को मैनेज ना करें। ये मेरा ख्याल है पहला स्टेप है वहाँ पर हालात को बेहतर होने का। डॉक्टर मालिक जब थे वहाँ, मैं भी उनके साथ ही था 2.5 साल, तो उन्होंने बहुत सारे इंसर्जेंट लीडर्स से बात की थी। चूँकि एक छोटा सा छोटी आबादी है, और जो पढ़ी लिखी है, एलीट है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदारियाँ भी है। वहाँ पर ऐसा होता है कि आई टेल माई वाइफ टू टॉक टू हिज वाइफ एंड देन सम मैसेजेस आर कन्वेड। तो उन्होंने उनसे बात की थी कि देखें जी, 18वीं तरमीम हमने हासिल किया, एनएफसी का अवार्ड हासिल किया, तो हमें जमहूरियत को मौका दें कि हम ठीक कर देंगे। और उनके दौर में, ये रिकॉर्ड पे है, उनके दौर में शायद एक आध इंसिडेंट इंसर्जेंट वायलेंस का हुआ हो, वरना नहीं हुआ। और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन बलूचिस्तान ने सबसे पहले कराया, उस दौरान कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी कैंडिडेट को नहीं कत्ल किया गया। वो ये था कि डॉक्टर मालिक को उन्होंने कहा था चले आपको हम मौका देते हैं, आप कहते जमहूरियत से मसला हल होगा तो हम मौका देते हैं।
لیکن ڈاکٹر مالک کو جب ہٹایا اور پھر وہ ہارڈ لائن سٹانس انٹروڈیوس کیا گیا تو انسرجنسی دوبارہ پکڑ لی. جی ہم بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کیونکہ بھول جاتا ہے کہ درمیان میں حالات جو ہیں 2006 سے جو خراب ہونے شروع ہوئے تھے یہ بہتر ہو گئے تھے ڈاکٹر مالک کے دور میں، اور تقریباً جو ہے انسرجنسی ختم ہو گئی تھی اور نارملائز حالات ہو گئے تھے. مگر پھر یہ جو ملٹری عسکری سلوشنز کی طرف گئے اور سیاسی حل سے وہ چلے گئے تو وہاں سے پھر جو ہے موقع ملتا ہے انتہا پسندوں کو اپنی گراؤنڈ بنانے کا. یہ میں صحیح اخذ کر رہا ہوں؟ ریزالو نہیں کریں گے اور گریونس کے بجائے آپ ان کو پٹائی کریں گے پھر تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم پہ تشدد ہو رہا ہے تو ہم بھی پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں. ان کو جواز مل جاتا ہے. ہتھیار اٹھانا غلط ہے لیکن ان کو جواز مل جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ابھی چاہوں گا کہ آپ کے اپنے ٹاپک کی طرف میں آ جاؤں کہ آپ نے یہ کفایت شعاری، رائٹ سائزنگ، اخراجات، یہ کمیٹیاں بنائی تھیں. جب یہ کمیٹیاں بنائی گئیں تو ہمارے جیسے کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ ڈاکٹر اشرف سے لے کے پتہ نہیں کئی کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں، کئی دفعہ یہ وہ چیزیں آ چکی ہیں، اب ایکشن کا ٹائم تھا. یہ جو کمیٹی کھیلنا اور یہ کرنا یہ وقت کا ضیاع ہے. اور جو پہلے بھی ہوتا رہا کہ بیوروکریٹس اپنی اختیار کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ اتنی ایکسرسائز کے بعد آپ نے اس سے ریزائن کیا اور آپ نے کہا جو بنیادی بات ہے کہ یہ غریب آدمیوں کو 116 والے کوئی 1.5 لاکھ لوگ نکال رہے ہیں، یہ اوپر والے افسران کو نہیں کر رہے. اور 70 کے قریب آپ نے کہا جی ہم نے ڈویژنز اور سرکاری اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے ایک کو کیا ہے. آپ کی کیا وجوہات تھیں ریزائن کرنے کی؟ یہ آپ نے بتا دیا. جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 کمیٹیز ایک کے بعد ایک بنی. پہلی کمیٹی جو تھی وہ نیشنل آسٹیریٹی کمیٹی تھی، دوسری تھی کمیٹی فار ریڈکشن آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، اور تیسری ہے آج اس وقت ہے ہائی پاورڈ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ. تو جو پہلی کمیٹی تھی اس کے جو سفارشات لے گئے وہاں تو ان میں وہی روایتی چیزیں تھیں جی لگژری گاڑی نہیں خریدیں گے، لگژری ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے وغیرہ. تو پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، مجھے کوئی ٹھوس چیزیں لے آؤ. جارے کتنے بند ہو گئے. تو میں کافی انکریج تھا کہ اس دفعہ شاید مختلف ہے اور یہ کوئی نہ کوئی نتیجہ پازیٹیو سبسٹینٹیو ہم نکالیں گے. لیکن جو کمیٹی فار رائٹ سائزنگ بنی اس میں بہت تفصیل اور بہت طویل ڈسکشن ہوتے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اور میرے جو بھی پوائنٹس ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی نوٹ کر لیا ہم نے، لیکن بعد میں وہ کیا انہوں نے وہی جو ان کو کرنا تھا. اور جو اعتراض کی بات مجھے ہے وہ یہ ہے کہ نان کمرشل جو ادارے ہیں حکومت کے، وہ کمرشل تو انہوں نے طے کر لیا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. جو نان کمرشل ہے 53 تھے جس کو انہوں نے ایویلیویٹ کیا ہے، اس میں سے 52 انہوں نے کہا ہم رکھ لیں گے، ایک کو بند کر کے. اور یہی کرنا ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بھی کیوں بند کرتے ہیں، رہنے دیں اس کو. تو آئی لاس کانفیڈنس ان دا پروسیس. یہ ڈاکٹر صاحب آج انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ 3 ادارے جو ہیں ان کو اسٹریٹجک ادارے ہونے کی بنیاد پہ وہ پرائیویٹائز اب نہیں کر رہے، جس میں ایک سمیڈا ہے. آپ نے اس کا متعلق لکھا ہوا ہے اس کے اندر اپنی جو رپورٹ میں کہ یہ 40 سال سے یہ جو ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا یہ جو ادارہ ہے ہمارے ہاں، چھوٹے کاروباری اور درمیانے کاروباری، یہ ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ ہماری ترقی نہ کرنے کی یہ ہے کہ یہ ان کا فروغ نہیں کر سکے. اور یہ سمیڈا ادارہ 40 سال سے آپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی کارکردگی نہیں کی، اس کو بند کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک ادارہ ہے. کیا کہیں گے؟ ڈسکشنز ہوئی ہے نا وہاں، کچھ ممبرز تھے جو لمبی تقریریں بھی کرتے تھے. تو سمیڈا پہ بات ہوئی. ایک ہیلتھ ڈویژن کے اندر 3 ادارے ہیں
तीनों के नाम में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन काउंसिल है, पॉपुलेशन रिसर्च है, फर्टिलिटी रिसर्च अथॉरिटी है, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों पे मैं इन दोनों डिविजन्स के जो इदारे हैं, समेडा और ये पॉपुलेशन के 3 इदारे, इसका मैं कह रहा था कि ये समेडा के होते हुए कोई स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट हुई नहीं है। हम नहीं कि मुल्क के किसी हिस्से में कह सकते हैं कि ये हिस्सा जो है ये ग्रो किया है एज स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर, वहाँ पर न कोई और कहीं हमें कारकर्दगी नज़र आती है, बल्कि ओवर द लास्ट 30 इयर्स तो बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस बंद हो गए हैं। हमें ओवर द लास्ट 30 इयर्स हम दुनिया भर में सबसे जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल में नाकाम मुल्क जो रहे हैं, हम उसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान का आता है कि हम अब गालबन जो है 8वें 9वें दुनिया की पॉपुलस मुल्क से शायद 6ठे नंबर के ऊपर आ गए हैं। तो वो ये पॉपुलेशन, दूसरा आपने जिक्र किया हुआ है कि पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी अथॉरिटी, ये इसका वो बंद करने की बजाय उन्होंने फरमाया कि इसको पेट्रोलियम में उसके मातहत कर दो। इसकी क्या मंतक क्या बताई उन्होंने? कोई लॉजिक नहीं है। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा इसकी क्या लॉजिक है कि आप इसको पेट्रोलियम में दे रहे हैं। पहली बात ये कि ये जिस तरह समेडा ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, ये पॉपुलेशन के जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मैंने कहा आपके ख्याल में एक ग्राउंड पे एक मसला है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खोले, उसका डीजी अपॉइंट करें, उसको गाड़ियां दें, उसको दफ्तर दें, उनको टीएडीए दें और मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा इससे ऐसे नहीं होता, आप ये इदारे बंद करें क्योंकि ये बोझ है ट्रेजरी के ऊपर। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी के 2 इदारे हैं, एक कॉरपोरेशन है और एक अथॉरिटी है, इन्होंने आज तक इस सेक्टर की डेवलपमेंट में कोई 1 रुपए का प्रोग्रेस नहीं है। आप इसको क्यों रखना चाहते हैं? और सर ये जो डिबेट की क्वालिटी इस तरह की थी कि एक इदारे के सरबराह आए, उनको इन्होंने कहा जी 15 साल से आपका इदारा है, क्या हासिल किया? तो वो कहते जी मैं मानता हूं कि कुछ हासिल नहीं किया लेकिन पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। तो अब जब इस तरह की चीजें, मैं माफ कीजिएगा, मुझे हंसी आ गई कि पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल जो है उसमें एक तरफ तो आप वहाँ पे डिवीजन और ये गैर जरूरी गैर आईनी इदारे बंद करवाने के लिए गए थे, पर यहाँ हो ये रहा है कि रोज नई एक अथॉरिटी बनती है। यहाँ पहले ही एक डिजिटल अथॉरिटी, साइबर अथॉरिटी, FIA में से अभी आज पढ़ रहा था मैं कि फॉरेंसिक अथॉरिटी भी बन रही है। ये पंजाब के अंदर कल जो है वो एक और जो है FSF स्टाइल की पैरेलल फोर्स खड़ी करते हैं, वो कोई बीच में से डॉल्फिन फोर्स, ये रोज नई अथॉरिटीज बन रही है। तो डॉक्टर साहब मजीद बना रहे हैं, काम क्या करनी है? इन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी 3 में डिवाइड कर दिया। सिविल एविएशन अलग है, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग है। तो इसी हफ्ते इन्होंने किया है। एक तरफ हम कमेटी मिल रही थी कि इदारे बंद करें, अखराजात कम करें, और इसी हफ्ते जो है 2 और अथॉरिटीज बना दी है, एक को डिवाइड करके 3 में बना दिया। तो वो उस वक्त मेरा ये था कि अब मेरा यहाँ रहना सिर्फ फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ बैठ के इनको सुनूंगा और ये मैं इनको अपना नाम नहीं देना चाहता कि मैं भी इनके फैसलों में हिस्सेदार हूँ। मैं डॉक्टर साहब इसलिए भी ये कर रहा हूँ कि मैं आपका काम बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक की उसमें आपकी वो जो सारी प्लानिंग थी, जो कि मैं समझता हूँ आप वाकई अमल उस पर आज भी हो जाए तो बड़े मसले हल हो सकते हैं। और आप बड़े मुस्बत आदमी हैं, जिस तरह भी आपने कहा कि 1 साल के अंदर बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर हो सकती हैं अगर ये कुछ इकदाम कर लें। मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जिनको ज़िम्मे आखिर में आपसे मशावरत करके लगा दिया जाता है कि वो इम्प्लीमेंट करें, वो अपनी 22वें ग्रेड की वैकेंसीज को नहीं क्लोज करना चाहेंगे, 21वें ग्रेड को नहीं करना चाहेंगे, वो तो बढ़ाना चाहेंगे। तो ये एक तोक्कू करना, और ऐसी गवर्नमेंट से जो कि डिपेंडेंट है ब्यूरोक्रेट्स पे हमेशा से, शरीफ खानदान खास तौर पे हमेशा से अपने बाबुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो कैसे ये आपने उम्मीद लगा ली? देखिए ये बड़ा ब्यूरोक्रेट्स आर अ वेरी पॉपुलर विपिंग बॉय, लेकिन मैंने 3 हुकूमतों में काम किया है, ब्रीफ अच्छा था तीनों में, फेडरल, सिंध एंड बलूचिस्तान। मैंने बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स
سے واسطہ ہے، کمپیٹنٹ ہے، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایماندار بھی ہے. اور یہ جو کمیٹی ہے اس میں جو پہلی 2 کمیٹیز تھی وہ ٹیکنیکل کمیٹیز تھی. اس میں 4 سیکرٹریز تھے اور 3 اکانومسٹ تھے اور 1-2 اور لوگ تھے. اور یہ کام بہت پرپسفل طریقے سے نکلا. اور میں جب ان کی کاسٹنگ کر رہا تھا کہ ہر ادارے کی، تو انہوں نے مجھے سارے فائنینس کے ڈیٹا دے دیا. میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ جو تیسری کمیٹی بنی ہے یہ بہت بڑی کمیٹی ہے. اس میں اور سیاستدان بھی ہے اور کچھ پروفیشنلز اور ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ بیوروکریٹ ذمہ دار ہے اس کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ریکمنڈیشن دینی ہے. بعد میں آپ دیکھیں نا، جس طرح ایک 18ویں گریڈ کے افسر کو آج چیمہ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا اوور آل سارے 22ویں گریڈ کا آپ نے انچارج لگا دیا. اور اس کے بعد یہ الٹیمیٹلی جانی کیبنٹ سیکٹری یا جو بھی ہیں امپلیمنٹیشن کے اوپر تو پھر بیوروکریٹس ہی بیٹھتے ہیں نا. میں اس لیے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ نے ایک جملے میں کہا کہ آپ کو اس دفعہ بڑی امید لگ گئی تھی، خاص طور پہ یہ جو کفایت شعاری کی کمیٹی تھی کہ یہ خرچہ کم کر لیں گے. یہ ابھی حال ہی میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا 15% ایکسپینس کم کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے کہا جی وہ بالکل وہاں پہ یہ تھا کہ ایک 1 ڈش کرنی ہے. انہوں نے کہا جی وہاں مور اور لیس ناٹ ان سو مینی ورڈز وہاں کھابے چل رہے ہیں. ان سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا فوڈ اینڈ بیوریجز اور یہ ایکسپینس نہیں کنٹرول ہوتا. اور پیراگراف آفٹر پیراگراف ہے. اور پچھلے بجٹ میں 50% انہوں نے ایکسپینس گورنمنٹ کا بڑھایا ہے. تو پھر آپ کو یہ کیسے امید لگ گئی کہ یہ کفایت شعاری کریں گے؟ یہ ہندوستان میں ہمارے امیر سے 3 گنا 4 گنا 5 گنا زیادہ امیر لوگ ہیں. لیکن ہمارا جو دکھاوا ہے دولت کا وہ ان کے دولت مند لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہے. تو جو حکمران ہوتے ہیں کسی بھی سطح پہ، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، پولیٹیشنز ہو یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، وہ ان کے لیے کفایت شعاری ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو یہ ہمارا ڈی این اے ایک زمانے میں ہم یونائٹڈ انڈیا تھا، بھارت کے ڈی این اے میں وہاں تو معاملات جو ہیں یہ ریاست چلانے کے وہاں تو اتنے پرابلمز نہیں ہیں. جب 75 سال ہو گئے الگ ہوئے ہوئے، ان کا ڈی این اے الگ ڈیولپ ہوا ہے، ہمارا الگ ڈیولپ ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سال میں ڈی این اے تبدیل ہو چکا ہے. ہم عادی ہو چکے ہیں قرضوں پر زندہ رہنے پہ. ہماری سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ہم نے ایک کشکولو اکانومکس بنائی ہے. ہماری اکانومی کشکول سے چلتی ہے. اور آج سے نہیں، میرا خیال ہے پچھلے 75 سال سے ہم نے یہی کیا ہے. وہ پہلے کورین وار کے دور میں خوب پیسے آئے، پھر ایوب خان کے دور میں خوب پیسے آئے، پھر ضیاء الحق کے دور میں خوب پیسے آئے، مشرف کے دور میں خوب پیسے آئے. اور ہم اپنی سیاسی خود مختاری بیچتے رہے ڈالر کے لفافوں کے چکر میں. یہی ہمارا ڈی این اے ہے. اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. اور یہ آپ مطلب میڈیا جو ہے اس کو ایکسپوز کریں اور اس کے خلاف ایک کیمپین چلائیں. جو حفیظ پاشا کی رپورٹ اور عشرت حسین کی رپورٹ میں نے پوری دیکھی ہے، بہت اچھی ہے. اگر ہماری کوئی بات نہ مانے اور صرف ان کی رپورٹ پہ عمل کر دیں تو آدھے کیا 2/3 مسئلے حل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ مسئلے حل کرنے کے لیے جو ہے ایک یہاں پہ سیاسی استحکام چاہیے، مضبوط گورنمنٹ چاہیے. یہ ان سے تو تاجر نہیں قابو آ رہے. اسٹیل مل سے یہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں. پی آئی اے کی انہوں نے بیڈنگ کروا کے اب کہا ہے کہ نہیں اس کو ہم دیکھیں نا، ورکر کو آپ نہ نکالیں. وہ میں آپ کا آرگومنٹ سمجھتا ہوں کہ غریب ورکر کو، چھوٹے کو پروٹیکٹ کرنا، مگر بہرحال یہ لاس گیونگ ادارے جو ہیں ان سے جان تو چھڑانی پڑے گی. کیا کریں پھر؟ یہ بھی دیکھنا ہے کہ لاس میکنگ کیوں ہے. اگر آپ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، مشینری 20 سال پرانی ہوگی تو وہ آپ کو پروڈکشن نہیں دے سکتا. پھر آپ ان کو الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ لاس میکنگ ہے. 1977 کے بعد
ہم نے ان انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا اور آج تک نہیں کیا. ساری مشینری پرانی ہے. دراصل یہ بڑی لمبی پھر بحث ہو جاتی ہے، مگر بات یہ ہے گورنمنٹ سے سیدھی سی بات ہے، ہماری گورنمنٹ سے یہ نہیں چل پائے، نہ ہی چل سکتے ہیں. یہ ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ ایسے بھی ادارے ہیں، جیسے 92 میں ایک ادارہ، ایک سیمنٹ پلانٹ پرائیویٹائز ہوا، زیل پاک، جو پروفیٹیبل تھا، پرائیویٹائز کرنے کے 6 مہینے کے بعد بند ہو گیا اس وقت. اور جو ملر ٹریکٹرز ہیں وہ پبلک سیکٹر میں بھی پروفیٹیبل تھا، آج بھی پروفیٹیبل ہے. پاکستان آئل جو ہے یہ پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے. لاسٹلی میں یہ کہوں، آپ نے کہا پروفیٹیبل، آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیٹیبل ادارے جو ہیں جس طرح OGDC اور یہ، ان کو ان کے شیئرز بیچے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ڈینائی نہیں کیا گیا کہ ریکوڈک کے بھی انہوں نے کہا جی 15% شاید شیئر سعودی عربیہ مانگ رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ پیسے جمع کرو، جس طرح بھی ہو، جو خریدنا چاہے خرید لیں. PTCL انہوں نے پرائیویٹائز کی، شوکت عزیز ہے یہاں پر، انہوں نے کہا جی پروفیٹیبل یونٹ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا. انہوں نے PTCL بیچی اتصالات کو جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے. تو مطلب ہماری حکومت یہاں کاروبار نہیں کر سکتی، لیکن باہر کی حکومت آ کے یہاں کاروبار کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے کوئی اصول نہیں ہے نا. اصول ان کا ایک ہے، جو جس کنڈیشن میں بیچو، جو آرگیومنٹ آئے بیچو، پیسہ آنا چاہیے بس. تو آج بھی یہی ہے، لیکن اب کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے ہمارے اثاثے. Nobody wants to buy, so we have a crisis. یہ بھی ویسے بڑی بدقسمتی ہے، نجکاری کرنا چاہتے ہیں مگر خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے. عامر صاحب، ترجیحات کی بات ہے اور ترجیحات کیا طے کی جا رہی ہے. ایک چھوٹے سی بریک لے کے ہم واپس آئیں گے. آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. جب حکومتی ترجیحات کی بات کریں گے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سیاست ریاست کے لیے ہو رہی ہے یا انتقامی سیاست ہو رہی ہے. بریک لیں گے، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. سیاست کے اوپر تو ہم بات کریں گے، مگر جو عوام کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کی جو مستقبل کو خطرہ لاحق ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہم تعلیم سے متعلق، سرکاری اسکولوں سے متعلق، کتنے بچے اسکولوں کے اندر زیر تعلیم ہیں، کتنے بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، کتنا ہمارا مستقبل جو ہے وہ اس وقت خطرناک نہج کے اوپر ہمیں کھڑا نظر آتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ماہر تعلیم ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عامر صاحب، آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہی ہوں، پھر آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیے گا. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ ہر بچہ اسکول جائے گا اور لازمی جائے گا، کچھ انیشیٹیوز بھی لیے جاتے رہے، لیکن جو رپورٹ ہمارے پاس ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل محفوظ نہیں ہے پاکستان کا. میں اسی لیے ڈاکٹر صاحبہ کو آج اسی لیے تکلیف دے رہے ہیں کہ ہماری جو میڈیا بھی بدقسمتی سے بہت زیادہ ہم سیاست کے ان پہلوؤں پہ ذکر کرتے ہیں جس کا کوئی پاکستان کے ایشو سے تعلق ہی نہیں ہے. اس نے کیا کہا، مار کٹائی، اسمبلی میں کیا ہوا، بنیادی مسئلے گھوم پھر کے گورننس آ جاتے ہیں، تعلیم آ جاتی ہے اور ہیلتھ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بڑی کنسسٹنٹلی کیونکہ لکھتی ہیں اور میں ان کے آرٹیکلز پڑھتا ہوں اور ان کا بڑا مداح بھی ہوں، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ان کے کچھ آرٹیکلز میں بڑی انہوں نے فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کیا ہے، ان پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک ڈاکٹر صاحب، مگر اس سے پہلے جو آپ نے بات کی میں ذرا تھوڑا سا وہ کر دوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ آئین کے اندر ہے، یہ آپ کی آئین کی 25A شک ہے جس کے اندر یہ ہمارا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے کہ وہ 10ویں جماعت تک ہر بچے بچی کو مفت تعلیم حاصل کرے، جو کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس کا اپنے آرٹیکل کے اندر ذکر کیا کہ صورتحال یہ ہے کہ 21 اور 22 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں 2 کروڑ اور 90 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، تقریباً 29 ملین. جی، اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو ہیں وہ 2 کروڑ 60 لاکھ اور 2 کروڑ 60 لاکھ ہی وہ بچے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں، بالکل بھی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. اور شاید ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو دنیا میں سب سے کم ترین جو ملک ہیں کم تعلیم یافتہ، یہ فگر سب سے بڑا ہے پوری دنیا کے اندر. میں صحیح اخذ کر رہا ہوں؟
جی अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब और सरवत साहिबा आपका बुलाने का और इस टॉपिक पे बात करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। मेरे ख्याल में दुनिया में हम नाइजीरिया के साथ हमेशा फर्स्ट प्लेस के लिए थोड़ा सा कम्पीट कर रहे होते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने बेतहाशा प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और वो बार बार कहते हैं कि एजुकेशन इमरजेंसी, जो भी गवर्नमेंट आपको पता है आती है वो एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज कर देती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर कम होने की बजाय बढ़ा ही है। उस पर थोड़ी बहुत जाहिर है हमारी वो कोविड और इकोनॉमी के हालात, वो सारी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं, लेकिन फिर वो तो हर जगह ही करती हैं। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त स्कूल में जितने बच्चे जा रहे हैं, अगर आप देखें तो तकरीबन आधा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कि वो जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको केटर नहीं कर पा रही है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक नज़र आ रहा है, जिस पेस पे चीज़ें चल रही हैं, जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं, जैसे आपने भी कहा, वो मुझे लगता नहीं है कि वो कभी भी आइंदा हमारे लाइफ टाइम में कम से कम ये गैप फिल होने वाला है। और अभी तो देखें ना, वो जिस तरह हम कह रहे हैं कि आधा बोझ आपका प्राइवेट स्कूलों ने उठाया हुआ है। जी, मगर ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का भी बड़ा, आप इसका अपने आर्टिकल्स में जिक्र करती रहती हैं, ये बड़ा अहम इशू है। मेरा जो बचपन गुजरा उसमें प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते थे, मॉडल स्कूल्स होते थे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा, जो कि एशिया के बेहतरीन कॉलेजेस में था, और मैं तकरीबन मुफ्त पढ़ा। तो उस ज़माने में ये था, फिर ये नेशनलाइजेशन हो गई, स्कूल नेशनलाइज कर लिए गए, मगर उससे फिर मेयार तालीम, हमने स्कूल तो बड़ी अच्छी बात है कि रियासत ने जिम्मेदारी ले ली, मगर मेयार तालीम एक तो बहुत गिर गया। अब ये बहस रहती है कि इनको जो है पंजाब में तो जो है वो बता रहे हैं कि 15,000 स्कूलों को वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं स्टेजेस में, और अब ये रहता है कि सिर्फ प्राइवेटाइज करने का ही क्या हल है कि उनकी रेगुलेशन, कि उनके यहाँ वो बेहतर की जाए। और फिर आप ट्यूशन के ऊपर जिक्र करती रहती हैं कि क्या उनकी रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ज़रा इस पर हमें ज़रा रोशनी डालें। अच्छा आमिर साहब, देखिए ये बात तो तय है कि जो हमारा इस वक्त पॉपुलेशन, आपने बात की, देखिए मैं ख़ुद पब्लिक स्कूलों में पढ़ी हुई हूँ, मेरी अंडर ग्रेड भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से है, लेकिन जिस पेस पे आपकी पॉपुलेशन ग्रो की है और ग्रो कर रही है, ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ये बोझ खुद उठा सकती है। देखिए ना, अभी तक जितना बड़ा गैप है वो आगे जाके मज़ीद सालों में वो गैप बढ़ता जाएगा, डिमांड और सप्लाई के इशू मज़ीद ख़राब होता जाएगा। तो ये बहरहाल नज़र आ गया है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा, और जो कि वो अभी भी काफ़ी बोझ उन्होंने उठाया हुआ है। और ना सिर्फ हाई फी स्कूलों की सूरत में, बल्कि आपको पता है कि हमारे पास ऐसे स्कूल भी हैं जो लो इनकम फैमिलीज़ को केटर करते हैं, ऐसे स्कूल भी हैं जो मिडिल इनकम फैमिलीज़ को केटर करते हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जब हम कहते हैं कि प्राइवेटाइज हो रहे हैं स्कूल पंजाब में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट एंटिटीज़ को बस पकड़ा रहे हैं और उसके बाद कोई वो नहीं होगा। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, और वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। उसके ऊपर जाहिर है फिर आप वो जब आप उसके ऊपर रेगुलेशन, मसला ये है कि गवर्नमेंट की ना कैपेसिटी खुद एजुकेशन देने की है मुकम्मल तौर पे, और ना ही रेगुलेट करने की है। और फिर उसके अंदर फिर आपको पता है परवर्स इंसेंटिव्स आ जाते हैं, फिर उसके अंदर आपको पता है कि और किस्म की वो इश्यूज शुरू हो जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के, उसके अंदर क्वालिटी के इशू आ जाते हैं। जो रेगुलेशन अभी भी हमारे पास हो रही है प्राइवेट स्कूलों की, वो ना क्वालिटी के लिए ना अदरवाइज बहुत अच्छी है। जैसे आपने फ़ीस का जिक्र किया, हर साल आपको पता है कि ये एक डिबेट होती है, पेरेंट्स ख़ासतौर पे जिनके 2, 3, 4 बच्चे हैं, और उन्होंने अक्सरियत की हम में से यही अब कोशिश होती है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजें, चाहे हमें उसके लिए थोड़ा बहुत अपने खर्चा, हमें अपने आप को थोड़ा तंग करना पड़े। और लेकिन आपको पता है कि हर साल फिर डिबेट होती है, हर साल पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में आपको पता है बेतहाशा सालों से ये केसेस चल रहे हैं। मसला ये है कि प्राइवेट स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये गवर्नमेंट की है ना, प्राइवेट स्कूल की या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है तालीम देना। हम चाहते हैं ये बात कहना कि तालीम पब्लिक गुड है, और है, लेकिन जो प्राइवेट बिजनेस रन करता है बंदा, वो प्रॉफिट के लिए रन करता है, तभी उसको बिजनेस कहते हैं ना। तो वो स्कूल अगर उसने खोल लिया है तो वो अभी भी बिजनेस ही है, वो कोई पब्लिक सर्विस नहीं बन गई है। तो ये समझने वाली बात है। देयर बिजनेस एंटिटीज, देयर रजिस्टर्ड एज बिजनेसेस। अगर आज आप उनको प्राइस के ऊपर रेगुलेट, जिस तरह हम कहते हैं कि जी आप 5% बढ़ाएं या सिर्फ 6 अगर बढ़ानी है, तो फिर प्रूव करें कि आपने 6% जितनी सर्विसेज ऑफर की हैं, या 7% या 8%। तो अगर देखिए वो प्रॉफिट नहीं बना सकेगा, वो फूड
बिजनेस खोल लेगा। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब रेगुलेशन का मसला तो गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा मसला है। हर जगह ही रेगुलेशन में हमारी रियासत और गवर्नमेंट हमेशा कमज़ोर रहती है। सो मैं जो खर्च कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है और इसके बगैर पॉसिबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर के कि ये जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है इनको तालीम देना, मगर इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि आप उसको इस पॉलिसी को करते कैसे हैं। ऑलरेडी ये सारे 15,000 के पंजाब में अगर गोल कर भी रहे हैं तो 35,000 स्कूल तो फिर भी बचते हैं, जो कि सरकारी स्कूलों की जो बुरी हालत है, ये पूरी एक जनरेशन उससे जो निकलेगी वो एक नालायक और वो कैपेसिटी उनकी बड़ी कमज़ोर होगी। क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो आप गवर्नमेंट देखिए वो स्कूल दे रही है ना प्राइवेट सेक्टर को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अभी तो हम उन बच्चों की बात ही नहीं कर रहे जो बच्चे स्कूलों में नहीं है या नॉन फॉर्मल सेक्टर में पढ़ रहे हैं। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीका है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट सेक्टर को खुद विदाउट पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप और NGO सेक्टर को भी, ये सारे लोग और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये 3-4 सूरतों में अगर आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। लेकिन आमिर साहब सीधी सी बात है, ये मसला हल होने वाला नहीं है गिवन द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन। और अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल ना किया, देखिए एजुकेशन जो है ना, बच्चे की क्वालिटी वो सिर्फ इससे डिटर्मिन नहीं होती है कि आपने उसको स्कूल में लाके बिठा दिया है। हमें पता है कि एक बच्चे की तालीम के अंदर बहुत सारे इनपुट्स जाते हैं। उसके माँ बाप का इनपुट जाता है, उसकी कम्युनिटी का जाता है और उसके टीचर्स का जाता है। तो जो हमारे हालात टीचर्स का भी ऑलरेडी मैं देख रहा था कि ये जो महदूद किस्म की प्राइवेटाइजेशन हो गई है, तो वो टीचर्स पहले ही वो यूनियंस जो है उनकी वो गैंग अप कर गई और ये आसान नहीं है। मुझे याद है अमेरिका में ये बिल क्लिंटन साहब इसीलिए एरिजोना के गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए तौकीफ की गया था कि उन्होंने वहाँ की एजुकेशन को टर्न अराउंड किया गया था। और एक सबसे बड़ा जो स्टेप उन्होंने किया था, उन्होंने कहा जी डबल फीसें टीचर्स की डबल करेंगे, मगर इनको इम्तिहान पास करना पड़ेगा कि ये इस काबिल हैं या नहीं। सो इस पहलू पे भी गौर हो रहा है। आमिर साहब आखिरी जुमला दोबारा अगर मैंने कहा कि बिल्कुल ये जो अभी भी जो है 35,000 तो सिर्फ पंजाब के अंदर सरकार के स्कूल हैं, पूरे पाकिस्तान में बजाय तो ये शायद लाखों के अंदर बन जाते हैं। तो स्कूलों को जो रह गए हैं अभी फिलहाल पब्लिक में, उनके टीचर्स की क्वालिटी बढ़ाने के ऊपर भी गौर हो रहा है। आमिर साहब नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो रहा है। देखिए तालीम अनफॉर्चुनेटली टीचिंग का शोबा बहुत सालों बातें करने के बावजूद आपका मुझे बता देना आपके आसपास कौन से बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी एक लास्ट चॉइस है बच्चों के लिए। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, छोटे मोटे ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्ट्स डोनर्स भी करते रहते हैं, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी करता रहता है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है एज सच जो कि होलिस्टिकली एक टीचर को उसकी रिक्रूटमेंट से लेकर के आप टीचर बनाते किसको हैं, आप किस तरह उसे टीचर बनाते हैं, फिर उसकी आप परफॉर्मेंस के और उसको सपोर्ट कैसे करते हैं। आई मीन परफॉर्मेंस ज़रूर मेजर करें, लेकिन आप उसको सपोर्ट करते हैं जो आप उसकी फिर कहते हैं कि हमने इसकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी है और परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। जिन हालात में आपका टीचर पढ़ा रहा है इस वक्त, आप समझते हैं कि उसको 10-20 हज़ार की रेज देना जो है वो दैट शुड बी इनफ। थोड़ी बहुत मतलब हमारे स्कूलों के अंदर जो मेजॉरिटी स्कूल्स हैं पब्लिक के, ये नहीं है जो आपको ICG और ICB आपको सेक्रेटरी साहब जो है वो फीते काटते हुए नजर आते हैं। असल स्कूल तो आपके वो है जिनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास फर्नीचर नहीं है। तो असल मसले आपके बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने कहा स्केल बहुत बड़ा है और आप सीरियस नहीं है। एक तो बड़े अच्छा ये प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप और NGOs का आना, मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले मुझे मौका मिला था कि ये जो पाक टर्की स्कूल यहाँ पे जो बनाए इनके तुर्की में स्कूल देने के, और ये उस ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी जो कि जिनके सबसे ज़्यादा स्कूल थे, और इन्होंने किर्गिस्तान में इस तरह स्कूल नहीं चल रहे थे तो इन्होंने उनको टर्न अराउंड किए थे। ये पाकिस्तान में भी आए, उन्होंने कहा जी आप हमें जो आपके बुरे तरीन स्कूल हैं दे दें तो हम 50% के करीब जो है ना वो चैरिटी पे या सब्सिडी पे चलाएंगे, बाकी जो पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे लेके हम निज़ाम चलाएंगे। मगर वो प्रपोजल किसी ने उस वक्त उनकी सुनी नहीं, और फिर तुर्की की गुलैन मूवमेंट और वो पॉलिटिकल हालात भी बदल गए। तो इस तरह की भी कोई है कि बड़ी लेवल की वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर ये किया जा सके? आमिर साहब
सुना तो नहीं ऐसा कुछ, मतलब नहीं, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि हम अभी इस तरह की कोई चीज़ सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में हम अभी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स या इसी तरह की पॉलिसीज़ पे हैं जिनकी आप बात कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, पब्लिक सेक्टर चला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। इससे ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अगर और कोई लास्ट 4 मिनट से आमिर साहब मेरे पास बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तकलीफ देते रहेंगे, ये बड़ी आप अच्छा काम कर रही हैं, प्लीज़ कैरी इट ऑन। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर आयशा रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब लास्ट 4 मिनट्स है, थोड़ी सी सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो जो थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर सारी नज़रें हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने का ऐलान कर चुकी है, और हर सूरत उन्होंने क्या करना है, जगह मुख्तलिफ आ गई है सामने, लेकिन करना है उन्होंने। नहीं, जगह तो वो जो भी कर लेंगे वो तो क्लियरली वो है कि उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, और उसके लिए एक अजीब जो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा डर गए हैं गवर्नमेंट वाले, बजाय इसके कि मैंने कहा कि मसाइल का सियासी हल निकाला जाए, ये अपनी ब्रूट पावर असम्बली के अंदर, जो कि वो ब्रूट पावर भी जो मेजॉरिटी मिली हुई है वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल है, और ये एक बड़ी मज़का की इस किस्म की लेजिस्लेशन वहाँ हो रही है कि जो अवामी मसाइल हम तालीम के, गवर्नेंस के, ये जो महंगाई के कह रहे हैं, इसके ऊपर गौर नहीं है। आज फॉर एग्जांपल जो बिल पे वहाँ पे पेश किया गया है वो बड़े ये पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर, जिसके अंदर उन्होंने मजिस्ट्रेट को वो पावर देने जा रहे हैं कि वो जनाब किसी वक्त भी करवा के वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो कहे, वो पहले ही दफ़ा 144 अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही है, सारे कवानीन मौजूद है, मगर उसके अंदर एक बड़ी क्रूशल पहलू डाल रहे हैं कि 7 दिन पहले जो है ना वो इजाज़त के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। आज 3 तारीख हो गई है, 8 के अंदर क्योंकि 5 दिन है, तो सोली एक जलसे को या एक स्ट्राइक को रोकने के लिए कानून साजी हो रही है, तो मज़का खेज है। आप कोशिश होनी चाहिए मेरा ख्याल है, उन्होंने क्योंकि आप देख लिया कि इजाज़त वाला नहीं होता तो वो मज़ीद है कि हमने करना है। वैसे पिछली दफा इनके ये दहशतगर्दी के या बाकी पहलू देख के किया गया तो उनका मजाक उड़ाया गया। ख्वाजा असद साहब ने कहा इनमें पसली नहीं थी, इनकी हिम्मत नहीं थी, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी, इसलिए नहीं कर सके, बजाय इसके कि उसके ऊपर कहा जाता कि वेरी गुड शुक्रिया। आपने तो अब उनको पता नहीं, बस ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये पुरअमन तरीके से हो, इसके अंदर कोई तशद्दुद ना होगा। मेरा वो जो है मेरा ख्याल है PTI के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब इसके ऊपर बैकआउट करना। सो यही बस उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे तरीके से हो जाए। साहब वो कह रहे हैं जलसा बगैर इजाजत आपने किया, या जलसे में शिरकत किसी ने की, 3 साल कैद की सजा है, उसमें जुर्माने हैं उसके अंदर। अब ये एक है कि आप पहले ही एक 9 मई के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ये एक सवाल रहता है कि जनाब अभी तक 1 साल के अंदर आप शवाहिद नहीं पेश कर सके, उनको अदालतों से नहीं कर सके। अब अदालतों को सारा ब्लेम करना, अदालतों को कसूर है, भाई साहब शवाहिद तो आपने देने थे। अब ये अगर इस तरह का कुछ करेगा, मैं कोई के लिए लास्ट 40 सेकंड में ये खबर रह ना जाए, एक और जो मज़का खेज वो हुआ है कि सरकारी मुलाजमों को मना कर दिया गया कि वो सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें। क्या करें अब ये सियासी मामलात के अंदर वो ना करें, और भाई सियासत डिफाइन कर दे कि कहाँ पे सियासत शुरू होती है और कहाँ पे नहीं होती है, सियासत है क्या, ये कोई नहीं है। बस एक वो कह दिया है। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी जो फॉर एग्जांपल कई डिप्टी कमिश्नर हज़रात या पुलिस वाले जो हैं वो आके वो डायरेक्टली डील कर रहे थे, बड़ी बेहतरी थी। अब ये कह दिया कि जी अगर किसी सरकारी अफसर ने सोशल मीडिया के ऊपर गया और इंफॉर्मेशन दी, और भाई पहले ही कौन सी इंफॉर्मेशन निकलती है जो कि अब देनी है, तो ये हर चीज़ को जबर के जरिए करना, बलूचिस्तान भी जबर से करना, PTI भी जबर से करना, सरकारी मुलाजम को भी जबर से कंट्रोल करना, तो ये जबर कहाँ रुकेगा जाके, कहीं ना कहीं मामला जो हैं इसको कुछ सोच विचार के लिए भी मेरे पास दानिशवरी के लिए भी खत्म हो गया आमिर साहब। लेकिन बात यही है कि वो अगर बेचारे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आ जाके फिर टॉम एंड जेरी रह जाता है। अगर वो सरकारी मुलाजमीन देख ले, मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।